हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है पुनः आपका इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल भर्ती आ गई थी, कल आपकी क्लास होनी थी, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो हमने क्लास नहीं ली थी और अपन बहुत अंतिम छोर पर खड़े हैं। आप देख लो कि 2 वीडियो या 3 वीडियो के अंदर आपके भाषा शिक्षण खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में एक एक क्लास के अंतर्गत मैं आपके ये शिक्षण विधियां पूरी करूंगा। एक क्लास में पर्यावरण की, एक में विज्ञान वालों की, एक में गणित वालों की, एक में सामाजिक वालों की। 4 क्लासें लगेगी। वो तो शाम शाम को वैसे ही चलती रहेगी। उससे पहले आपके जितने भी अन्यत्र जो चीजें हैं उनका अपन प्रारंभ कर देंगे। मतलब 4-5 दिन के बाद अपन थ्योरी से एक बार फ्री हो जाएंगे, उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे और जो भी अपना एमसीक्यू पीवाईक्यू बैच है उसको अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर एमसीक्यू शुरू कर दो, पीवाईक्यू शुरू कर दो, तो उनको कह रहा हूं कि 4-5 दिन का धैर्य और रखें, हो जाएगा। एक तो तुम घबराते बहुत हो, है ना। मैंने पहले ही कहा भर्ती आई है, आएगी, एग्जाम भी होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तुम धैर्य के साथ में आगे बढ़ो, इतने उतावला होना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, जल्दबाजी में कोई ना कोई नुकसान हो बैठता है ना। कोई ना कोई जो है अपन हानि कर बैठते हैं, तो अपन को ऐसी गलती नहीं करनी है। अपन को अपने काम के ऊपर या अपनी प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है। चलिएगा, अपन आगे बढ़ना चाहेंगे। और अपन दोस्तों आज अपन कौशल पढ़ रहे थे और भाषा के कौशल में 2 कौशल में आपको पढ़ा चुका था। श्रवण कौशल अपन कंप्लीट कर चुके थे और मौखिक कौशल भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करते हैं वाचन कौशल या पठन कौशल की। एक आपके कौशल आता है जिसका नाम है मेरे दोस्तों पठन कौशल। कौन सा कौशल आएगा मेरे दोस्तों? एक कौशल आता है जिसका नाम है पठन कौशल। इसको अपन वाचन कौशल भी कहते हैं, क्योंकि पठन का मतलब ही आपके एक तरीके से क्या होता है, वाचन करना, पढ़ना। पठन कौशल या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, वाचन कौशल। आपको यह ध्यान रखना है कि इस कौशल का विकास जो होता है वो प्रारंभ के 2 कौशलों के बाद होता है। जब बालकों के अंदर श्रवण कौशल का विकास कंप्लीट हो गया हो, जब बालकों के अंदर मौखिक कौशल का विकास कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद अपन किस कौशल की चर्चा करते थे, उसके बाद हम जिस कौशल की चर्चा करते हैं उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो उसका नाम है आपके पठन कौशल, या फिर हम उसको किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, उसको अपन क्या कहते हैं, वाचन कौशल। ध्यान रखना, पठन कौशल हमेशा 3 चरणों में पूरा होता है। वाचन कौशल जो होता है, पठन कौशल जो होता है, उस प्रक्रिया को पूरी करने में 3 चरण लगते हैं। कौन कौन से चरण लगते हैं? तो उसको कहा जाता है वाचन के सोपान या चरण, पठन के सोपान या पठन के चरण, पठन के सोपान या अपन इसको क्या कह सकते हैं, पठन के चरण, सोपान या फिर इसको क्या कह सकते हैं, चरण। सबसे पहले तो बालक करता है प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, आपके प्रत्यक्षीकरण। कि बालक जब भी किसी वाचन कौशल का प्रारंभ करता है या वाचन कौशल को सीखने का प्रयास करता है तो प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले करेगा, उसके बाद में करेगा अर्थ ग्रहण, और अर्थ ग्रहण के बाद में करेगा प्रयोग। यानी कि ये 3 स्टेप के अंतर्गत आपके पठन कौशल चलता है। जैसे देखो, किसी चीज को अपन पढ़ रहे हैं, किसी का वाचन कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो पुस्तक होगी पहले तो हम उसका क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण। फिर जो शब्द चल रहा है पहले उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, उस शब्द को पढ़ेंगे कि भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है। अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में किताब पड़ी हुई है आपके गणित एवं इसका शिक्षण, है ना। आपके गणित शिक्षण की पूरी किताब है, जिससे गणित की शिक्षण विधियां आती है उसकी प्रमाणित किताब है। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये चीज पढ़नी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रत्यक्षीकरण देखा, मैंने इसका अर्थ ग्रहण कर लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, गणित। फिर इसका प्रयोग करता हूं मुंह से, मतलब इस चीज को क्या कर लूंगा, बोल लूंगा। यानी कि ये 3 स्टेप के अंदर क्या करेगी, आपके काम करेगी। पहली स्टेप कौन सी होगी मेरे दोस्तों? तो पहली स्टेप जो मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, प्रत्यक्षीकरण। दूसरी स्टेप जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, आपके अर्थ ग्रहण। और तीसरी स्टेप जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, प्रयोग मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस चीज का आपको क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, पता होना चाहिए। तो आपको पूछ ले कि बताओ वाचन कौशल के कितने सोपान होते हैं, तो वाचन कौशल के आपको 3 सोपान याद रखने हैं। एक प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, एक आपके प्रयोग हो जाएगा, और प्रयोग के बाद में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपके प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में आप उस चीज का वाचन कर सकते हो। वाचन का मतलब होता है पढ़ना। अब देखिएगा, वाचन के प्रकार आपको पूछ सकते हैं कि सामान्यतः वाचन के प्रकार कितने होते हैं। तो जनरल अपन देखते हैं तो वाचन के प्रकार को अपन 2 प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। वाचन या पठन 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों सस्वर वाचन। कौन सा वाचन होता है दोस्तों? सस्वर वाचन। और एक जो होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों? तो उसका नाम होता है आपके मौन वाचन। एक तो आपके सस्वर वाचन होगा और एक आपके कौन सा होगा मेरे दोस्तों? मौन वाचन होगा। सस्वर वाचन के अंदर क्या होता है कि बच्चे लय, गति, आरोह, अवरोह, तय, ताल के साथ में एक साथ किसी चीज को क्या करते? पढ़ते, जिससे ध्वनि निकलती है। मौन वाचन एक प्रकार की साइलेंट स्टडी है ना। इसके ऊपर किसी भी खास प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। मौन वाचन को आप एक सामान्य तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों? प्रयोग कर सकते हो। यानी कि बिना होठ हिलाए, बिना किसी ध्वनि के निकाले, बिना किसी का साथ लिए इस चीज को क्या किया जा सकता है? आपके पढ़ा जा सकता है। सस्वर, स्वर से सहित मौन वाचन। मौन का मतलब बिना बोले मौन होकर के किसी चीज को पढ़ना क्या कहलाएगा? आपके मौन वाचन कहलाएगा। अब देखिएगा आगे आप पता चलोगे तो आपके वापिस सस्वर वाचन जो होते ना, ये सस्वर वाचन वापिस दो प्रकार के होते हैं। सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते? दो। एक तो होता है आपका व्यक्तिगत और एक होता है आपका सामूहिक या समवेत। दो प्रकार के आपके माने जाते हैं, है ना। एक तो होता है व्यक्तिगत और एक कौन सा होता है? आपके सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब जैसे शिक्षक एक आदर्श वाचन कर रहा है तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत वाचन कहलाएगा, सस्वर वाचन अकेला। अनुकरण वाचन के दौरान जब सारे बच्चे वापस क्या करते हैं? उस चीज को एक साथ में पढ़ते हैं तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? एक तरीके से सामूहिक कहलाएगा। तो जब अकेला बच्चा पढ़ता है तब उसे अपन क्या कहेंगे? ये। और जब सारे बच्चे मिलकर के किसी चीज का पठन कर रहे हैं, किसी चीज का वाचन कर रहे हैं, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? उसको अपन सामूहिक कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। आपको ध्यान रखना है आपके मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गंभीर या गहन मौन वाचन। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? गंभीर भी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? आपके गहन मौन वाचन। गंभीर या गहन मौन वाचन। और एक होता है आपके तीव्र या द्रुत मौन वाचन। तीव्र या इसको क्या कहते हैं अपन? द्रुत मौन वाचन। जिसको तेज गति से पढ़ा जाता है, जिसको तेज गति से पढ़ा जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको अपन जो कहते हैं वो कौन सा मौन वाचन कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उसको आपको ध्यान रखना है त्वरित या अपन क्या कह सके? द्रुत वाचन, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं, तीव्र या द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन। अब देखो गंभीर मौन वाचन के अंदर तो क्या होता है कि भाई किसी भी चीज की अपन को पूरी जानकारी चाहिए, किसी भी विषय वस्तु को अपन को बड़ी गहनता के साथ पढ़ना है, किसी भी विषय वस्तु को अपने बड़े डिटेल्स के साथ में हमें जानना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तो तब अपन प्रयोग करते हैं गंभीर वाचन का। द्रुत वाचन का मतलब जब किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना हो, जिसका हमें कोई खास अर्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, बस केवल पढ़ना है ना, एक बार इसको कंप्लीट करना है, तब जो किया जाता है वो त्वरित या फिर क्या कहलाता है? आपके द्रुत मौन वाचन कहलाता है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके जो वाचन जो होते वो दो प्रकार के होते। एक आपके होता है सस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। सस्वर भी वापिस दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है। और इधर आपको ध्यान रखना है मौन वाचन भी आपके कितने प्रकार का होता है? वापिस दो प्रकार का होता है, गंभीर भी होता है और कौन सा होता है? आपके त्वरित भी होता है, या इसको अपन क्या कह सकते? तीव्र मौन वाचन भी अपन कह सकते। अब अपन को यहां पे एक एक वाचन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पढ़ना पड़ेगा। यहां मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब देखिए अपन एक एक वाचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन हल्की सी जानकारी प्राप्त करते हैं सस्वर वाचन की। पहला वाचन हमारे पास में कौन सा आया? तो हमारे पास में आ गया मेरे दोस्तों सस्वर वाचन। कौन सा वाचन आएगा? सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है यति गति के साथ किया जाने वाला वाचन। यति गति के साथ किया जाने वाला वाचन, साथ किया जाने वाला वाचन। यति गति के साथ किया जाने वाला वाचन कौन सा कहलाएगा? तो यति गति के साथ किया जाने वाला वाचन कहलाएगा आपके सस्वर वाचन कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सस्वर वाचन का मतलब होता है पढ़ना। तो आपको ध्यान रखना पढ़ते समय या वाचन के समय लिख देता हूं मैं भले ही, वाचन के समय पुस्तक को
बाएं हाथ में पकड़ा जाता है, बाएं हाथ में पकड़ा जाता है। ये ध्यान रखना कि यदि वाचन करते समय किताब को किस हाथ में रखा जाता है, तो ध्यान रखना वाचन करते समय किताब को जो पकड़ा जाता है, किताब को पकड़ने की जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है, बाएं हाथ की। और ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वाचन के समय हाथ का कोण 45 डिग्री का बनता है। वाचन के समय जब आप किताब पकड़ते हो तो वाचन के समय किताब पकड़ने पर आपके जो हाथ का कोण बनता है, वो हाथ का कोण कितना बनता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना वाचन के समय जो आपके हाथ का कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ध्यान रखना श्याम पट पर कार्य करते समय जब शिक्षक अपने हाथ में कलम या चौक पकड़ता है ना, उस वक्त भी उसके हाथ का जो कोण बनता है वो भी कितना बनता है मेरे दोस्तों, तो वो भी बनता है आपके कितना माना जाएगा, 45 डिग्री का माना जाएगा। एक बात आपको मैं यहां पे और बता दूं मेरे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, वाचन के दौरान या पठन के दौरान, वाचन के दौरान पुस्तक व आंखों के मध्य दूरी 12 इंच की होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए। यानी कि आपने जो आपकी किताब हाथ में पकड़ रखी है और किताब से जो आपके आंखों की जो दूरी, आंखों से जो किताब की जो दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी, कम से कम आपको 1 फीट दूरी पर जो है मेरे दोस्तों किताब को रखना है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना। इसके बारे में ये आपको क्या है दोस्तों पता होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या होती है। ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी। अब आपको सस्वर वाचन की विशेषताएं या गुण पूछ ले कि सस्वर वाचन क्यों करवाया जाता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं या फिर इनके क्या गुण होते हैं, यदि ये आपको पूछ लिया जाए तो दोस्तों ध्यान रखना विशेषताओं और गुण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना कि शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। भाई पहला नियम तो यही है कि बालक को यदि सस्वर वाचन कराया जा रहा है तो इसका साफ अर्थ है कि बालक यदि किसी शब्द को अशुद्ध बोलता है या किसी शब्द को यदि स्पष्ट नहीं बोल सकता है तो हमें बालक को वो शब्द स्पष्ट बोलना क्या करना है, सिखाना है। तो पहला काम तो होगा शुद्ध उच्चारण करना क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, सिखाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना। दूसरा है आपके लेखन शैली से परिचय कराना, लेखन शैली से परिचय कराना। लेखन शैली से क्या कराना मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना लेखन शैली से परिचय कराना इनका कौन सा माना जाएगा, दूसरा उद्देश्य माना जाएगा। आपको ध्यान रखना एक आपके बालकों में कॉन्फिडेंस पैदा करना, आत्मविश्वास उत्पन्न करना। बालक जब पढ़ता है तो बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब मैं खुद पढ़ सकता हूं। तो आपको यह ध्यान रखना कि तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, आत्मविश्वास उत्पन्न करना, या फिर अपन कह सकते हैं बालकों के अंतर्गत कॉन्फिडेंस को क्या करना मेरे दोस्तों, बढ़ाना। एक आपको ध्यान रखना लिपि प्रतीकों का ज्ञान कराना, कौन सा अक्षर क्या है उसका ज्ञान कराना, लिपि प्रतीकों का ज्ञान कराना। एक आपको और ध्यान रखना है लय, गति, आरोह अवरोह का अभ्यास कराना। कैसे उतार चढ़ाव रखना है, अवरोह का अभ्यास कराना कि कौन सी चीज को कैसे पढ़ा जाता है, कितनी गति से पढ़ा जाता है, इसका क्या कराना दोस्तों मेरे, प्रैक्टिस करवाना भी इनका क्या माना जाएगा, उद्देश्य माना जाएगा कि कितनी तेज गति से पढ़ना है, लय कैसे बनानी है, कौन से अक्षर पर जोर ज्यादा लगाना है, किस पे कम लगानी है, उतार चढ़ाव, लय, गति, आरोह अवरोह, यति, इन सभी चीजों का क्या करवाया जाता है, इसके द्वारा ज्ञान कराया जाता है। आपको इसका क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। यह भी आपको शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, हालांकि इससे शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह भी इसका एक उद्देश्य या विशेषता मानी जाएगी। इससे बालक साहित्य से परिचित होता है, साहित्य से परिचित कराना, विधाओं से परिचित कराना। हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं, गद्य, पद्य, कहानी, शिक्षण वगैरह, विधाओं से परिचित कराना, विधाओं से परिचय कराना,
ये सब इनके क्या माने जाएंगे? तो ये सब आपके इनके माने जाएंगे, उद्देश्य माने जाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हो ये सारी चीजें इनके अंतर्गत, ये सारी चीजें वृद्धि की जाएगी। ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक अंगों का संचालन सिखाना, ये भी जरूरी है। अंगों का संचालन सिखाना, संचालन करना सिखाना, सिखाना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की प्रभावशीलता बढ़ाना, ध्वनि की प्रभावशीलता बढ़ाना आदि इनके क्या माने जाएंगे? तो आदि इनके गुण या फिर इनके क्या माने जाएगी? विशेषताएं। आपको पूछे कि बताओ सस्वर वाचन के पीछे क्यों कराया जाता है? तो सस्वर वाचन में बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, वो उसको लेखन शैली से परिचय कराया जा सकता है, उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकता है, लिपि प्रतीकों का ज्ञान कराया जा सकता है, लय गति आरोह अवरोह का अभ्यास कराया जा सकता है, शब्द भंडार में वृद्धि कराई जा सकती है, साहित्य से परिचित कराया जा सकता है, विधाओं से परिचित कराया जा सकता है, अंगों का संचालन करना सिखाया जा सकता है, और ध्वनि की प्रदाह उत्पादकताओं को भी समझाया जा सकता है। ये आपको किसके बारे में ध्यान रखना है मेरे दोस्तों? इसके बारे में ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते दोस्तों मौन वाचन की। भाई किसकी बात करते अपन? मौन वाचन की। मौन वाचन की दूसरा वाचन हमारे पास में जो आता है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों? मौन वाचन। कि भाई मौन वाचन किसे कहते हैं? मौन रह करके पढ़ना क्या कहलाएगा? एक तरीके से मौन वाचन कहलाएगा कि बिना कोई ध्वनि निकाले, बिना कोई ध्वनि उत्पन्न किए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? मौन वाचन किया जाना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है, आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। मौन वाचन के बारे में दो इंपॉर्टेंट लाइनें दिखा रहा हूं दोस्तों। बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण इसी वाचन से करता है। बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण, सर्वाधिक अर्थ ग्रहण इसी वाचन से करता है, इसी वाचन से करता है। बालक जो सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण करता है वो किससे करता है मेरे दोस्तों? तो सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण बालक इसी वाचन से करता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक निरस्ता भी इसी वाचन में आती है। सर्वाधिक क्या आती है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना सर्वाधिक निरस्ता भी इसी वाचन में आती है। सर्वाधिक निरस्ता भी इसी वाचन में आती है। दोनों चीजें आपको यहां पे क्या रखनी है मेरे दोस्तों? ध्यान रखनी है। यदि आपको यह पूछा जाए कि बताओ सर्वाधिक अर्थ ग्रहण जो है किस वाचन में किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण जो किया जाता है वो आपके मौन वाचन में ही किया जाएगा, क्योंकि इसी में आप कम समय में अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि इसमें निरस्ता भी ज्यादा आती है। बालक जो है इसके अंदर निष्क्रिय भी जल्दी होता है, क्योंकि मौन वाचन अपने आप में एक आर्ट है, मौन वाचन अपने आप में एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो मौन वाचन को एक प्रखरता के साथ, एक शुद्धता के साथ कर सके। हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है मौन वाचन को सही तरीके से करना। आपने भी कई बार देखा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वाकई में आज भी मौन वाचन नहीं कर पाते। यदि उसको अकेले कमरे में बैठ करके पढ़ाया जाए ना, तो बालक अकेले कमरे में बैठ करके भी जब पढ़ता है तभी वो धीरे 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 होठों का क्या करता रहेगा? संचालन करता रहेगा। लेकिन अकेला बैठ करके वो कभी क्या नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों? पढ़ नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आपको यह ध्यान रखना है मौन वाचन के महत्व क्या क्या है, मौन वाचन की उपयोगिता क्या क्या है। महत्व कह सकते हो, इसकी विशेषता कह सकते हो, इसकी क्या कह सकते हो? उपयोगिता कह सकते हो। देखो मौन वाचन के बहुत सारे फायदे हैं। मौन वाचन के क्या फायदे? पहला फायदा, गहन अध्ययन किया जा सकता है, डूब करके अध्ययन किया जा सकता है। गहन अध्ययन किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। गहन अध्ययन किया जा सकता है। एक आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत थकान कम होती है। मौन वाचन में बिल्कुल थकान कम होती है। अब आप कहोगे गुरुजी बताओ मौन वाचन में थकान कम क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्वर यंत्रों का प्रयोग ही नहीं होता।
भाई जब स्वर यंत्रों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो थकान होनी स्वाभाविक ही नहीं है भाई। ना तो कोई कंठ काम कर रहा है, ना कोई मूर्धन्य काम कर रहे हैं, ना कोई होठ हिल रहे हैं। तो जब कोई स्वर यंत्र को कोई अभ्यास करने ही नहीं पड़ रहा है तो जायज सी बात है कि इसके अंदर जो थकान होगी वो भी क्या होगी मेरे दोस्तों, कम होगी। इसीलिए हमारे स्वर यंत्र भी सुरक्षित रहते हैं, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। स्वर यंत्र क्या रहते हैं आपके, सुरक्षित। स्वर यंत्र सुरक्षित रहते हैं। स्वर यंत्र क्या रहते हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, स्वर यंत्र जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं आपके, सुरक्षित रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान केंद्रण की क्षमता बढ़ती है, ध्यान रखना, ध्यान केंद्रण की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेट करने का पावर बढ़ता है, ज्ञान केंद्रण की क्षमता में वृद्धि होती है। मौन वाचन से क्षमता में क्या होती है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या होती है आपके, वृद्धि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्ञान केंद्रण की क्षमता में क्या होती है, तो ज्ञान केंद्रण की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत जो है वो दोस्तों संख्या बढ़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी इसकी विशेषताओं के अंतर्गत क्या है दोस्तों, बना होता है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, अभिरुचि का विकास होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने का, अभिरुचि का विकास होता है। क्योंकि बच्चा यदि खुद पढ़ रहा है तो इसका मतलब विषय को क्या कर रहा है, समझ रहा है। समझने का मतलब विषय के साथ में आत्मसात कर रहा है, विषय के साथ में एक संबंध स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि विषय के साथ में आत्मसात होता है। विषय के साथ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, विषय के साथ में साथ आत्मसात किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। यह भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसी कारण से हमारे अंदर स्वाध्याय की आदत का भी क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। खुद पढ़ने की आदत का विकास होता है। स्व अध्याय की आदत का क्या होगा, तो स्व अध्याय की आदत का क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। यह भी आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए। यह आपको क्या है मेरे दोस्तों, जाना चाहिए, हाँ है ना। यह आपको क्या है दोस्तों, पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, मौन वाचन की सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक बालक अपनी अभिक्षमता के अनुसार पढ़ सकता है। देखो सस्वर वाचन करना है तो सबको साथ करना है, तो सबकी गति के अनुसार उसको भी करना होगा। लेकिन मौन वाचन कर रहे हो, चुपचाप पढ़ रहे हो, तो सब बालक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही क्या करते हैं, अध्ययन। तो आपको ये ध्यान रखिए, क्षमता के अनुसार शिक्षण कराया जा सकता है। जिस बच्चे का जितना विल पावर है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या करवाया जा सकता है, आपके शिक्षण करवाया जा सकता है। तो एक चीज अपन और याद रख सकते, वो क्या रख सकते, वो ये रख सकते कि क्षमता के अनुसार शिक्षण कराया जा सकता है। क्षमता के अनुसार शिक्षण कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। जिस बालक की जितनी कैपेसिटी होगी मौन वाचन के अकॉर्डिंग वो उसी कैपेसिटी के अनुसार क्या कर सकता है दोस्तों, पढ़ सकता है या फिर क्या कर सकता है, आपके शिक्षण ग्रहण कर सकता है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, कम समय में अधिक शिक्षण कराया जा सकता है। कम समय में क्या कराया जा सकता है मेरे दोस्तों, कम समय में अधिक शिक्षण कराया जा सकता है। अधिक शिक्षण कराया जा सकता है। कम समय के अंतर्गत क्या कराया जा सकता है मेरे दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है, कम समय के अंतर्गत बालकों को अधिक शिक्षण कराया जा सकता है, उनको अधिक पढ़ाया जा सकता है। एक यहां पे और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, मौन वाचन से बालक समरी करने में एक्सपर्ट हो जाता है, संक्षिप्तीकरण की
कला में दक्ष हो जाता है कि बहुत सारे 8-10 पेज उसको पढ़ाओ और उस 8-10 पेज के ऊपर उस 8-10 पेज को यदि एक पैराग्राफ में समेटना हो तो भी बालक क्या कर सकता है, समेट सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि निम्नलिखित में से किस कौशल का प्रयोग अधिक करने पर या किस वाचन के द्वारा बालकों को संक्षिप्तीकरण की कला में दक्ष किया जा सकता है। तो संक्षिप्तीकरण की कला में दक्ष करने के लिए आपको मौन वाचन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि इसी के द्वारा संक्षिप्तीकरण की कला में दक्ष किया जा सकता है। संक्षिप्तीकरण की कला में दक्ष किया जा सकता है। संक्षिप्तीकरण की कला में क्या किया जा सकता है, तो संक्षिप्तीकरण की कला में भी इनको क्या किया जा सकता है मेरे दोस्तों, दक्ष किया जा सकता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो इस चीज के बारे में अपन एक और बात करते हैं कि इस चीज में एक और खास बात जो होती है वो क्या होती है, विचार संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आप कोई नई नई चीज को पढ़ते हो, मौन वाचन से करते हो, तो आपके अंदर नए नए थॉट्स बढ़ जाते हैं, जिससे आप कभी भी वाचन करते हो, अभिव्यक्ति देते हो तो आपका ज्ञान छलकता है आपके व्यवहार में, क्योंकि मौन वाचन से कम समय में अधिक शिक्षण किया जा सकता है। और जब कम समय में अधिक शिक्षण किया जाएगा तभी तो हमारी ज्ञान की प्रभावशीलता दिखेगी, तभी तो हमारा नॉलेज जो होगा वो लोगों के सामने क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रकट होगा। तो यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संक्षिप्तीकरण की कला में भी दक्ष होता है और विचार संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। क्या याद रखोगे, विचार संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि विचार संग्रहण करने की प्रवृत्ति में भी क्या किया जा सकता है मेरे दोस्तों, किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। एक आप दो चीजें और छोटी छोटी बता देता हूं। अर्थबोध किया जा सकता है, मतलब समझना आसान होता है, अर्थबोध किया जा सकता है। और एक ध्यान रखना, अवकाश का सदुपयोग किया जा सकता है। अवकाश का सदुपयोग, घर पे बैठे बैठे चुपचाप पढ़ो, अवकाश का सदुपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये आपके मौखिक क्वेश्चन, सॉरी, आपके मौन वाचन के क्या कहलाएंगे, महत्व कहलाएंगे, जो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपको दोस्त थोड़ा हल्का फुल्का क्या है मेरे दोस्तों पता होना चाहिए। ये आपके इसके क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। अब देखिएगा, मौन वाचन के उद्देश्य में एक साथ पढ़ाता हूं, उसके बाद अपन गंभीर मौन वाचन और द्रुत वाचन को भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सस्वर और मौन वाचन के अंदर भी तुलना करते हुए क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो भागना नहीं है, आपको पता है कि मेरे पास तो ई बुक पड़ी हुई है, मैं पूरी की पूरी खोल करके, और जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं ना लिखी हुई चीज के ऊपर 4 बार घोले करके, तो मैं भी घोले करके आपको बता सकता हूं कि ये होता है। लेकिन आपको भी पता है कि आपने खुद ने कह रखा है सर पीपीटी से पढ़ने से वो फीलिंग नहीं आती है जो बोर्ड से पढ़ने में आती है। अब बोर्ड से पढ़ने में आ रही है तो मुझे भी लिखने में समय लग रहा है, आपको भी उतारने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन ये कभी भी ये होता है कि कोई भी टॉपिक सरल नहीं होता है, किसी भी टॉपिक से कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न बनाया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं कभी कभी तो सरल प्रश्न भी ऐसा बन जाता है कि जिसका उत्तर देना क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं छोड़नी है। भाई 2 लाइन ज्यादा लगे, 2 घंटे ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन घास नहीं काटी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत। 50 क्लास का हमारा टारगेट है कि 50 क्लास तक हमें शिक्षण विधियां पूरी करवानी है। तो हम 50 क्लास तक तो हम जोर लगा सकते हैं, हमें पता है 50 क्लास से ज्यादा इसका वेटेज भी नहीं है, इसे जोर नहीं लगाया जाए, लेकिन 50 क्लास तक तो आपको देखना है। अभी तो आप 40-41 पे आए हो, मतलब 7-8 क्लास तक तो हम और ले सकते हैं, और 7-8 क्लास तो आप भी सह सकते हो, इतनी क्षमता है तो आपके अंदर भी अभी देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत एक आध चीज और आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वो क्या रखना है इसके अंतर्गत और ध्यान रखना है, दृष्टि विराम विकसित होता है, दृष्टि विराम का विकास करना। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, विकास करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आप मौन वाचन कर रहे हो ना,
आप जैसे एक पेज पढ़ रहे हो, मौन वाचन में चुपचाप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको किसी ने कुछ बोला, आवाज दी, तो आपका ध्यान उसकी तरफ गया, आपने 1-2 मिनट बात की और वापस जैसे पेज पे देखोगे ना, तो आपकी नजर वापस उसी जगह पर चली जाएगी जहां से आपने पढ़ना बंद किया था। इसको कहते हैं दृष्टि विराम। तो दृष्टि विराम को भी इस वाचन के द्वारा क्या किया जा सकता है मेरे दोस्तों, विकसित किया जा सकता है। यह भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, भाव ग्रहण की योग्यता का भी विकास होता है। भाव ग्रहण की योग्यता का विकास होता है। भाव ग्रहण की योग्यता का विकास होता है। योग्यता का, भाव ग्रहण की योग्यता का विकास होता है। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, एक और ध्यान रखना है कि भावों को भी ग्रहण किया जा सकता है। बालक जब पढ़ता है किसी चीज को मौन रह करके, तो कई बार ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते डूब जाते हैं। जैसे करुण की किताबें पढ़ रहे तो हमारे अंदर दुख आ जाता है, ओज की किताबें पढ़ रहे तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, हास्य की किताबें पढ़ रहे तो किताबें पढ़ते पढ़ते कभी अपन हंसने लग जाते हैं, प्रेम की किताबें पढ़ते पढ़ते अपन कभी कभी वात्सल्य में चले जाते हैं। कई प्रकार की ऐसी चीजें होती है जिसके द्वारा हम मौन वाचन से क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाव ग्रहण भी कर सकते हैं या विचारों का भी क्या कर सकते हैं, ग्रहण किया जा सकता है। चलिएगा, अब देखिएगा, आपको पता है मौन वाचन दो होते हैं, एक तो गंभीर होता है और एक कौन सा होता है, तीव्र होता है। हम हल्का फुल्का इनको भी पढ़ लेते, 4-4 लाइनें इनके बारे में भी लिख लेते, कभी अंदर से प्रश्न आएंगे तो आपके काम आएगी। गंभीर मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन की यदि अपन बात करें कि भाई गंभीर मौन वाचन की उपयोगिता क्या है या गंभीर मौन वाचन के लाभ क्या है। 1 मिनट 2 घूंट पी लेता हूं मैं ना। गंभीर मौन वाचन की अपन बात करते हैं कि गंभीर मौन वाचन से क्या है मेरे दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है 2-3 चीजें यहां पे काम की जाती है। एक तो आपको ध्यान रखना है विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना या विषय वस्तु पर अधिकार बनाना। मौन वाचन का गंभीर मौन वाचन का एक खास फायदा है, आप डूब करके जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस विषय वस्तु के ऊपर आपकी पकड़ बनती जाती है, वो विषय वस्तु आपके नियंत्रण में आती जाती है। यदि आप उसको डूब करके पढ़ते हो, मान लीजिए कि आपको मनोविज्ञान या टीचिंग मेथड्स कठिन लगते हैं और यदि आपने सोच लिया कि गहन मौन वाचन किया जाएगा, गंभीरता से फुली कंसंट्रेट के साथ पढ़ा जाएगा, यदि आप ये पढ़ते हो मेरे दोस्तों, तो देखना एक समय के बाद में जाते जाते ये विषय वस्तु आपके कंट्रोल में आ जाती है, आपके नियंत्रण में आ जाती है कि आपके हाथ से छूट करके ये कभी बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर आपके ये खत्म हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है विषय वस्तु के ऊपर क्या बनाना मेरे दोस्तों, अधिकार बनाया जा सकता है। एक होता है भाषा पर अधिकार बनाना, भाषा पर अधिकार बनाना। भाई आप इत मौन वाचन से क्या होता है कि आप कम समय में आप अधिक पढ़ लेते हो, तो उसके अंदर आप जिस लैंग्वेज की किताब पढ़ रहे हो या आप जिस भाषा की किताब पढ़ रहे हो ना, उस भाषा की किताब के ऊपर धीरे 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 आपका क्या होता चला जाएगा मेरे दोस्तों, अधिकार होता चला जाएगा। धीरे 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 उसके ऊपर क्या होता चला जाएगा मेरे दोस्तों, आप उसको जानते हुए चले जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से जो है भाषा के ऊपर क्या किया जाए मेरे दोस्तों, अधिकार किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा भाषा पर अधिकार किया जा सकता है। नवीन सूचना एकत्रित करना, कोई नया ज्ञान प्राप्त करना है, नवीन सूचना एकत्रित करना, एकत्रित करना। एक समय हुआ करता था जब किताब पढ़ने का अपना एक अलग ट्रेंड था, एकत्रित करना। हाँ, कोई नया ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है, कोई नई सूचना आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप मौन वाचन का सहारा ले सकते हो। जितनी नई किताबें पढ़ोगे उतना ही आपके पास में नई नई सूचनाएं क्या होती चली जाएगी मेरे दोस्तों, एकत्रित होती चली जाएगी। आपको क्या रखना दोस्तों, ध्यान रखना। एक होता है आपके केंद्रीय भाव की खोज करना। मूल बात क्या है, केंद्रीय भाव की खोज करना। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, केंद्रीय भाव की खोज करना। आपको यह ध्यान रखना है
कि यदि मान लीजिए कि आप मौन वाचन किया जा रहे हो, मौन वाचन आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई इस पूरे चैप्टर का या ये पूरा उपन्यास अपन ने पढ़ लिया है, इस पूरे उपन्यास की सेंट्रल पॉइंट क्या है, इसकी मूल बात क्या है, ये उपन्यास पूरा हमें कहना क्या चाह रहा है, इस बात की क्षमता हमेशा हमारे पास में रहनी चाहिए। यदि अपन कौन सा वाचन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये वाचन कर रहे हैं, तो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि गंभीर वोच वाचन करते समय आपको दो बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का मैं स्टार बना करके लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिख सकते हो। दो बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ध्यान रखना है वाचन का प्रयोजन हमेशा सामने होना चाहिए। वाचन का प्रयोजन सदा प्रत्यक्ष हो, सदा प्रत्यक्ष हो या सामने हो। भाई आप कोई चीज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये इसकी सूचना, इसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए कि मैं इस चीज का अध्ययन कर रहा हूं और इस चीज के अध्ययन करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है या इस चीज के अध्ययन करने के पीछे मेरा ये लक्ष्य है। इसका प्रयोजन हमेशा हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व ज्ञान की क्षमता रहे। क्या ध्यान रखोगे? पूर्व ज्ञान की क्षमता रहे, पूर्व ज्ञान की क्षमता रहे। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी किताब को हाथ लगाने से पहले यह सोच लेना है कि इसका ये मैं मौन वाचन कर रहा हूं, गहन मौन वाचन करना चाह रहा हूं, गंभीर मौन वाचन करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या इसका कोई प्रीवियस नॉलेज या इसका कोई पूर्व ज्ञान मेरे पास में है कि नहीं है। यदि किसी विषय वस्तु का हमारे पास में पहले से कोई पूर्व ज्ञान नहीं है ना, तो पूर्व ज्ञान नहीं वाले की तैयारी करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीवियस नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, पूर्व ज्ञान आपको उसके बारे में होना चाहिए। हमें हमारे पूर्व ज्ञान के बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। यह आपको क्या रखना है दोस्तों, पता रखना है। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं त्वरित मौन वाचन या तीव्र गति से किया जाने वाला मौन वाचन। उसके क्या बेनिफिट्स है? त्वरित मौन वाचन को आपको कितना याद रखना है? त्वरित या द्रुत मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन, दो तीन बातें आप इसके बारे में भी क्या रख लो मेरे दोस्तों, याद रख लो। त्वरित या इसको अपन क्या कह सकते हैं, द्रुत मौन वाचन। दो चार बातें इसकी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। तीन चार बातों का इसका हल्का फुल्का आपको क्या रखना है दोस्तों, ज्ञान रखना है यदि त्वरित मौन वाचन कराया जा रहा है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है त्वरित मौन वाचन का काम है सीधी भाषा का अभ्यास कराना। जल्दी जल्दी पढ़ो तो भाषा का अभ्यास होगा, सीधी भाषा का क्या करवाना, अभ्यास करवाना, प्रैक्टिस करवाना कि तुम भाषा को कितनी तेज गति से क्या कर सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो। एक तो ये, एक होता है आनंद प्राप्त करना। इससे कोई ज्यादा अर्थ ग्रहण नहीं होता है ना। बालक को बस ये खुशी होती है कि मैंने 1 घंटे के अंदर 15 पेज पढ़ लिए, कि 1 घंटे में 20 पेज पढ़ लिए, कि 1 दिन में पूरी किताब पढ़ ली। बस वो आनंद की प्राप्ति कर सकता है कि मैंने ये किताब पढ़ ली, लेकिन इस किताब में से हमें किसी भी प्रकार की कोई खास चीज प्राप्त नहीं हुई है। इस चीज का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक होता है सूचना प्राप्त करना, सूचना ढूंढना कह सकते हो आप, सूचना ढूंढना। आपको यह पता है कि भाई आप किसी किताब को पहले आपने पढ़ रखी है और पढ़ते पढ़ते आपको यह पता चलता है कि उस किताब का आप रिवीजन कर रहे हो या उस किताब के बारे में और भी कुछ पता करना चाह रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखता है कि जब आप उस किताब के बारे में और कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज भूल गया, लेकिन ये उस किताब में है। अब किस जगह पे है ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है किताब में, तो आप उसका द्रुत वाचन करते हो, फटाफट पढ़ करके देखते हो कि वो चीज हमें क्या कर जाए, एक बार मिल जाए। तो कोई खोई हुई सूचना को ढूंढना होना, तो उसके लिए भी आपके त्वरित या द्रुत वाचन को क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, अच्छा माना जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये होगी बात। अब देखो यहां पे मैं मौन वाचन के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण आपको और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण। एक तो आपको ध्यान रखना है मौन वाचन, मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ कराया जा सकता है, किस कक्षा से प्रारंभ कराया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कराया जाना चाहिए, जा सकता है,
तो ध्यान रखना कक्षा 3 के बाद, कक्षा 3 के बाद आपके मौन वाचन प्रारंभ कराया जा सकता है। मतलब कक्षा 4 वाले बालक को आप क्या कर सकते हो, मौन वाचन करा सकते हो। लेकिन आपके हिसाब से यह कहता है कि मौन वाचन कक्षा 6 से कराया जाना चाहिए। मौन वाचन कब कराया जाना चाहिए दोस्तों? मौन वाचन कक्षा 6 से कराया जाना चाहिए, 6 से कराया जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। कक्षा 6 से आपके मौन वाचन का प्रारंभ होना चाहिए, कक्षा 6 से मौन वाचन कराया जाना चाहिए। यह आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपको यह ध्यान रखना है मौन वाचन हमेशा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए, मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है। मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए क्या माना जाएगा? तो ये ध्यान रखना, मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? अधिक उपयोगी माना जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। जिस प्रकार छोटी कक्षाओं के लिए आपके क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, सस्वर वाचन बढ़िया माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपके मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है वाचन संबंधी त्रुटियां। ये हो गए आपके, देखो इसमें अंतर मैं करना नहीं सिखा रहा हूं कि सस्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है, आप खुद निकाल सकते हो। सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सस्वर वाचन में यति गति आरोह अवरोह विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, मौन वाचन में गहन अध्ययन किया जाता है। जब अपन ने इनको अलग अलग पढ़ लिया तो इसके में कोई जो है पढ़ने की अपन को आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज यहां पे जरूर अपन को और अतिरिक्त पढ़नी पड़ेगी, और वो अतिरिक्त चीज क्या होगी? वाचन संबंधी त्रुटियां। क्या याद रखोगे? वाचन संबंधी त्रुटियां, वाचन संबंधी त्रुटियां, वाचन संबंधी त्रुटियां। भाई यदि आप कोई वाचन कर रहे हो तो कौन कौन सी त्रुटियां हमारे अंदर तक रह सकती है, या किस वजह से हमारे अंदर वाचन संबंधी त्रुटियां आ सकती है, चाहे वो सस्वर वाचन में हो चाहे मौन वाचन में हो। आपको ये क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक तो आता है आपके प्रयत्न लाघव, या लगाव भी कहते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा प्रयत्न लाघव। किस शब्द के ऊपर किस ध्वनि पर हमें कितना जोर लगाना है। एक आता है क्षेण्यता या क्षेत्रीयता का प्रभाव, क्षेत्रीयता या इसको अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, क्षेत्रीयता का प्रभाव, क्षेत्रीयता का प्रभाव। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वाचन में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे च को स बोला जाता है ना, छ को च बोला जाता है। जैसे चाय को कुछ लोग साय बोलते, छाछ को चाच बोलते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आदि ध्वनियां नहीं निकाल सकते। जैसे प्रश्न, प्रश्न को प्रश्न बोलते हैं, आधा शब्द वो नहीं बोल सकते। इसको कहते हैं क्षेत्रीयता का प्रभाव। तो क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण भी कभी कभी हमारे वाचन के अंदर क्या रह जाती है मेरे दोस्तों, त्रुटियां रह जाती है। एक होता है बोलते समय अशुद्ध उच्चारण करना। क्या याद रखोगे? हाँ, अशुद्ध क्या करना, उच्चारण करना, गलत उच्चारण करना, अशुद्ध उच्चारण। यह भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि अशुद्ध उच्चारण करना, इसकी वजह से भी यह हो सकती है। पढ़ते समय अनुचित मुद्रा का होना, है ना, सही मुद्रा नहीं होना, अनुचित मुद्रा, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा। हाँ, शिक्षण बताए ना, बाएं हाथ में किताब लेकर के इसी तरीके से आंखों से 12 इंच की दूरी पर 45 डिग्री का कोण बना करके पढ़ना चाहिए। यदि हमारी पढ़ने की मुद्रा सही नहीं है, दोनों पांव पे नहीं खड़े, एक पांव पर खड़े, एक पांव पे, एक पांव को रख करके खड़े, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, 2 इंच किताब को दूर रख करके, अनुचित मुद्रा भी कहीं न कहीं आपके वाचन को क्या करती है, प्रभावित करती है। जितना अर्थ ग्रहण हमें करना होता है, जितना अर्थ ग्रहण हमें किया जाना चाहिए, उतना अर्थ ग्रहण हम कभी भी कर नहीं पाते। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। अनुचित गति,
है ना, बहुत ज्यादा धीमी गति से पढ़ रहे हो कि बहुत ज्यादा तीव्र गति से पढ़ रहे हो, तो भी वो कहीं न कहीं आपके वाचन को क्या करेगी मेरे दोस्तों, प्रभावित करेगी। तो चाहे अनुचित मुद्रा हो, चाहे अनुचित, एक हकला करके बोलना और तुतला करके बोलना, ये भी कहीं न कहीं वाचन को क्या करते हैं, आपके कभी न कभी प्रभावित करते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, इसको अपन कह सकते हैं ना। इसके बाद दृष्टि दोष, है ना, जिसको देखने में दिक्कत होती है तो वाचन संबंधी त्रुटि रह जाती है ना। किसी के होता है वाणी दोष, है ना, कौन सा दोष होगा, वाणी दोष। बोलने में भी यदि किसी बालक के दिक्कत है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्या रह जाती है, आपके त्रुटि रह जाती है। किसी को सही दिखता नहीं है, कोई सही बोल नहीं पाता है, हकला करके बोल रहा है, तुतला करके बोल रहा है, रुक रुक करके बोल रहा है, ये सब वाणी दोष में आते हैं। तो वाणी दोष के कारण भी हमारे वाचन में क्या रह जाती है, कभी कभी त्रुटि रह जाती है, या कभी कभी क्या रह जाती है, कोई गलतियां रह जाती है। इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अर्थविहीन पठन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्या याद रखोगे, अर्थ विहीन पठन। अर्थ विहीन क्या करना, पठन। भाई ऐसा पढ़ना जो कोई काम का ही नहीं हो, है ना। अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो उस पढ़ने को पढ़ना नहीं माना जाएगा। वो जब तक उसका अर्थ पता नहीं हो तब तक आप उसको कितना भी पढ़ लो, है ना, वो अर्थहीन पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो बालक यदि अर्थहीन ज्यादा पढ़ता है तो कहीं न कहीं वो भी आपके इसके अंदर क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, कमी रह जाती है। दोस्तों ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। एक होती है आपके कठिन सामग्री के कारण, पढ़ने की सामग्री बहुत ज्यादा कठिन होती है तो बालक नहीं पढ़ सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होती है आपके प्रिंट संबंधी मुश्किल, प्रिंट संबंधी समस्या, है ना। किताब वालों ने गलत छाप दिया तो बालक ही उसको गलत ही पढ़ेगा। प्रिंट संबंधी क्या होती है मेरे दोस्तों, समस्या। ये भी एक होती है झिझक, ऐसे बालक जो डरने वाले ज्यादा होते हैं, झिझक, है ना। ऐसे बालक जो झिझक या भय, ऐसे बालक जो झिझक ज्यादा है, डरते ज्यादा है, जिनके अंदर शर्मिला स्वभाव अधिक होता है, कहीं न कहीं उनके अंदर भी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, वाचन में त्रुटि आ जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो विराम चिन्हों का अपूर्ण ज्ञान, कब रुकना है कब चलना है ये भी नहीं पता तो वो कैसे सही पढ़ पाएगा। विराम चिन्हों का अपूर्ण ज्ञान, यानी कि विराम चिन्हों का यदि उसके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो भी वाचन में किसी न किसी प्रकार की क्या रह जाएगी मेरे दोस्तों, त्रुटि रह जाएगी, या वाचन में किसी न किसी प्रकार की क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो विराम चिन्हों का अपूर्ण ज्ञान होना भी एक प्रकार से आपके इसके संदर्भ में माना जाएगा। ये भी कहीं न कहीं वाचन के प्रति क्या किया जा सकता है, आपके त्रुटि पैदा कर सकती है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है तनावपूर्ण वातावरण, है ना। आप वाचन कर रहे हो, इधर आसपास में भरपूर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। एक होती है अरुचिकर सामग्री, आपको ऐसी सामग्री पढ़ने के लिए दे दी जो आपके काम की नहीं है, ये भी आपके कहीं न कहीं वाचन में निरस्ता लेकर के आएगी। ये सब आपके वाचन संबंधी त्रुटियां। एक और आता है अभ्यास की कमी, वाचन अभ्यास की कमी। जो लोग बोलते कम में पढ़ते कम में, वो धीरे धीरे पढ़ना भी भूल जाते हैं। वाचन अभ्यास की कमी, एक और क्या चीज आएगी तो क्या याद रखोगे, वाचन अभ्यास की क्या मानी जाएगी, कमी। ये 5-7 बातें आपको याद रखनी है जो किसके संदर्भ में बताई गई है, वाचन संबंधी त्रुटियों के बारे में बताई गई है। क्या क्या याद रखोगे, प्रयत्न, लाघव, क्षेत्रीयता का प्रभाव, अशुद्ध उच्चारण, अनुचित मुद्रा, अनुचित गति, दृष्टि दोष, वाणी दोष, अर्थविहीन पठन, कठिन सामग्री, प्रिंट संबंधी समस्या, झिझक, विराम चिन्हों का अपूर्ण ज्ञान, तनावपूर्ण वातावरण, है ना, अरुचिकर सामग्री या वाचन के अभ्यास की कमी। ये सारी कहीं न कहीं हमारे अंदर क्या कर देती है मेरे दोस्तों, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं इस चीज का ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम चीज और एक इसमें पढ़नी है, वो है वाचन की प्रमुख विधियां, वाचन विकसित करने की विधियां, या अपन इसको कह सकते हैं वाचन की प्रमुख विधियां। वाचन की अच्छी अच्छी विधियां कौन सी हैं, वाचन की प्रमुख विधियां। बात करें वाचन की प्रमुख विधियों के बारे में, तो वाचन की प्रमुख विधियों के अंतर्गत आपको एक तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अक्षर बोध विधि, यानी कि अक्षर को समझो उसके बाद पढ़ो। अक्षर बोध विधि, बोध का मतलब होता है समझना, अक्षर को समझते हुए क्या करना, पढ़ना, कौन सी विधि कहलाएगी, तो अक्षर को समझते हुए पढ़ना अक्षर बोध विधि कहलाएगी। एक होती है
ध्वनि साम्य विधि, समान उच्चरित होने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ा जाता है। पढ़ा रखी है मैंने वीडियो में आपको। कौन सी विधि मेरे दोस्तों? ध्वनि साम्य विधि। फोनेटिक मेथड भी इसको कहा जाता है, ध्वनि साम्य विधि। आपको ध्यान रखना, माइकल जिसका जन्मदाता है। एक आती है अनुध्वनि विधि, ध्वनि का अनुकरण करते हुए सीखना, अनुध्वनि विधि। ये भी आपके कौन सी विधि के अंतर्गत आएगी मेरे दोस्तों? तो ये भी आपके वाचन की विधियों के अंतर्गत मानी जाएगी। तो ध्वनि साम्य विधि। और इसके बाद में एक आती है दोस्तों आपके भाषा प्रयोगशाला विधि, या भाषा यंत्र विधि भी कहते हैं इसको, भाषा यंत्र विधि। एक आती है देखो और कहो विधि। छोटी कक्षा में देखा होगा आपने, ऐसे पोस्टर बने होते, देखो और कहो विधि, कि आपके सामने कोई चित्र लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी हुई, उसको देख करके बताओ कि यहां पे क्या लिखा गया है। तो देखो और कहो विधि भी आपके किसकी मानी जाएगी? वाचन की प्रमुख विधियों में से एक विधि मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, भाषा यंत्र विधि, और इसको अपन जो कहेंगे वो कौन सी कहेंगे? देखो कहो विधि। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके बाद में एक आती है संप्रेषण या वाचन विधि। संप्रेषण या वाचन विधि, कम्युनिकेशन के द्वारा वाचन करना, एक दूसरे से पढ़ते हुए वाचन करना, क्या कहलाएगा? आपकी यह विधि कहलाएगी। आपको ध्यान रखना है। एक आती है समवेत या संगति विधि, साथ साथ में पढ़ना, समवेत या संगति विधि, संगति विधि। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपके साथ साथ में क्या करना दोस्तों? अध्ययन करना। आपको यह ध्यान रखना चाहिए। एक आपके आती है वर्ण पठन विधि, वो वही अक्षर बोधी, वर्ण पठन विधि, वर्ण पठन विधि। और एक आती है समग्र भाषा विधि, कि भाषा का एक सीधे सीधे वाक्य याद करना, समग्र भाषा विधि, सीधे के सीधे आपके सेंटेंस याद करना। ये आपके वाचन कौशल कंप्लीट। यह ध्यान रखना। कौन कौन सी विधि याद रखोगे? अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, भाषा यंत्र विधि, देखो और कहो विधि, संप्रेषण या वाचन विधि, समवेत या संगति विधि, वर्ण पठन विधि, या फिर अपन क्या कहेंगे इसको? समग्र या भाषा विधि के नाम से इसको जाना जाएगा। यह आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। चलिएगा, यहां तक हो जाता है वाचन कौशल आपके, या पठन कौशल यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अपन क्लास को यहां पे विराम नहीं देंगे, क्योंकि हमें एक और पढ़ना है, वो है लेखन कौशल। आपको पता है कि अब छोटी छोटी क्लासों से काम नहीं चलेगा, लंबा लंबा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेखन कौशल अपन और पढ़ेंगे, ताकि अपने कौशल एक ही बार में क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, समय नहीं लगे। लेखन कौशल, है ना? आप सब लोगों को पता है कि सबसे कठिन कौशल जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? लेखन कौशल को। सबसे अंत में विकसित होने वाला कौशल कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे अंत में विकसित होने वाला कौशल भी कौन सा कहलाएगा? लेखन कौशल ही कहलाएगा। सबसे कठिन कौशल, सबसे अंत में विकसित होने वाला कौशल, और ज्ञान के अस्थायित्व के आधार पर सबसे उच्चतम कौशल कौन सा है? तो ज्ञान के अस्थायित्व के आधार पर सबसे उच्चतम कौशल जो माना जाता है वो भी आपके कौन से कौशल को माना जाता है? तो कौन से कौशल को माना जाता है? आपको ध्यान रखना, लेखन कौशल को माना जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। अब देखो, लेखन कौशल के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, या किन किन बातों के ऊपर अपन को जोर रखना है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, लेखन कौशल अर्थ से शब्द की ओर चलता है, अर्थ से शब्द की ओर चलता है, शब्द की ओर चलता है। पहली बात तो आपको क्या रखनी है? इस चीज का ध्यान रखना है भाई, पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, फिर हम उसको शब्द में जो है परिभाषित करते हैं। तो इसका मतलब पहले अर्थ आता है, फिर शब्द आता है ना? इससे पहले अपन ने एक कौशल पढ़ा था, मौखिक कौशल, जिसके अंदर पढ़ा था ये शब्द से अर्थ की ओर चलता है। इसके अंदर उल्टा है भाई, इसके अंदर पहले अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसके बाद में शब्द बढ़ा जाता है। तो अर्थ से शब्द की ओर चलता है, ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें, बहुत छोटा सा कौशल है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसके महत्व क्या क्या है? इसके महत्व क्या क्या है? तो एक तो ध्यान रखना,
विचारों को सुरक्षित रखने में उपयोगी, विचारों को सुरक्षित रखने में उपयोगी, विचारों को सुरक्षित रखने में उपयोगी, विचारों को सुरक्षित रखने में इसको क्या माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। देखो ऐसा कहा जाता है कि भाई लिखित रूप से किए गए विचार या लिखित रूप में जो विचार रहते हैं वो लंबे समय तक क्या किए जा सकते हैं, आपके सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जीवनी कथा, जीवनी कथा, जीवनी कथा, इतिहास आदि को सुरक्षित रखने में उपयोगी, आदि को सुरक्षित रखने में उपयोगी, रखने में उपयोगी माना जाएगा। बिल्कुल इतिहास जो पढ़ते हो वो लेखन कौशल के आधार पर है। यदि इसको लंबा चलाना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, लेखन कौशल का। एक नॉर्मल सी बात और भी याद रख सकते हो भाई, दैनिक जीवन में भी ये बहुत उपयोगी है। दैनिक जीवन में उपयोगी, सबूत के रूप में उपयोगी, रूप में उपयोगी। इसीलिए आपको पता होगा कि जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा जो होती है वो उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है और लिखित भाषा एक दीर्घ काल तक बनी रहती है। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, सरकारी कामकाज में उपयोगी, सरकारी कामकाज में उपयोगी, संस्कृति व धरोहर को सुरक्षित रखने में उपयोगी, संस्कृति व धरोहर को, संस्कृति व धरोहर को सुरक्षित रखने में उपयोगी, सुरक्षित रखने में उपयोगी, उपयोगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृति और धरोहर को क्या रखने में उपयोगी मेरे दोस्तों, संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने में भी क्या है मेरे दोस्तों, उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है। साहित्य को सुरक्षित रखने में उपयोगी, साहित्य को सुरक्षित रखने में उपयोगी, सुरक्षित रखने में इसको उपयोगी माना जाएगा। ये आप इनकी विशेषताओं के रूप में याद रख सकते हो, जो बड़ी सरल सरल सी हैं, कोई खास बातें इसके अंतर्गत ऐसी है नहीं बताई जाए। हाँ, इनकी विधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर अपन जरूर चर्चा करेंगे या इसके ऊपर अपन जरूर बात करेंगे, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिएगा, इसके बाद में अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत ये चीजें आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका एक और महत्व दोस्तों तो आपको और ध्यान रखना है, कभी बड़ी अभिव्यक्ति देनी हो, उपन्यास लिखना हो, वृहद अभिव्यक्ति में उपयोगी। क्या याद रखोगे, वृहद अभिव्यक्ति में उपयोगी, वृहद अभिव्यक्ति में क्या होगी मेरे दोस्तों, उपयोगी मानी जाएगी। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है लेखन कौशल का या लेखन क्षमता का विकास करना, लेखन क्षमता का क्या करना, तो ध्यान रखना लेखन क्षमता का क्या करना, विकास करना भी इसके अंतर्गत माना जाएगा। अब बात आते हैं लेखन के तत्व। लेखन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लेखन के केवल 3 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। सुलेख यानी अच्छा लिखना, अनुलेख शिक्षक आपको कोई लिख करके देता है उसका अनुकरण करते हुए लिखना, श्रुतिलेख सुन करके लिखना, श्रुतिलेख यानी सुन करके लिखना। यानी कि लिखने के कितने तत्व माने जाते हैं, तो लिखने के 3 तत्व माने। सुलेख यानी अच्छी राइटिंग में बढ़िया जमा करके लिखना, अनुलेख पहले आपको जो उतार करके दिया है उसी का क्या करना, आपके रिपीटेशन करना, और अंत में आपके एक चीज और आती है, वो क्या चीज आ जाती है, धैर्य रखिएगा, आपका कुछ नहीं हुआ ना, चल जाएगा वापस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लाइटें चली गई तो थोड़ी सी है ना, बोर्ड तो चला गया, जो लिखा हुआ गया वो गया, जो गया रिवीजन नहीं हो पाएगा आज, है ना। मैं हल्का फुल्का आपको करवा दूंगा, रिवीजन की संभावना खत्म हो गई।
रिवीजन नहीं किया जा सकता आपके, लेकिन पढ़ा मैं दूंगा, बाकी जितना भी बच रहा है आप जाइएगा नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा अभी आपको। बिल्कुल पढ़ेंगे अपन पूरा का पूरा। हाँ, थोड़े से अंधेरे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बंद नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू रखा जाएगा आपके। चलिएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कितने इनके उद्देश्य माने जाते हैं, तो कितने उद्देश्य याद रखोगे, तो ध्यान रखना इनके कितने उद्देश्य माने जाते हैं, तो आपको इनके कितने उद्देश्य याद रखने हैं। तो इनके आपको जो उद्देश्य याद रखने वो 3 याद रखने, या तत्व जो याद रखने वो कितने याद रखने, आपको 3। कौन कौन से 3 याद रखोगे, तो मैंने आपको तीनों के क्या बता रखे मेरे दोस्तों, नाम बता दिए। एक तो आपको याद रखना है सुलेख, एक आपको नाम याद रखना है जो क्या रखना है, एक आपको नाम याद रखना है अनुलेख, और एक आपको जो नाम याद रखना है वो क्या नाम याद रखना है, श्रुति लेख। 3 नाम मैंने आपको यहां पे बता दिए। देखो लिखा हुआ तो गया, क्योंकि पैनल बंद हो गया तो उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं होगा। सुलेख, अनुलेख, या एक आपके कौन सा होता है मेरे दोस्तों, तो क्या याद रखोगे, श्रुति लेख, है ना। 3 आपके वाचन के क्या माने जाते हैं, तत्व। अब अपन को ध्यान रखनी है लेखन के, ना वाचन के नहीं, लेखन के तत्व। अब आपको ध्यान रखनी है लेखन कौशल की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। लेखन कौशल की प्रमुख विधियां, प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, लेखन कौशल की प्रमुख विधियां। आपको ध्यान रखना है लेखन कौशल की प्रमुख विधियों के बारे में यदि बात की जाए कि कौन कौन सी लेखन कौशल की प्रमुख विधियां कहलाएगी, तो देखो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक विधि तो आती है मॉन्टेसरी विधि, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। एक विधि तो कौन सी आएगी मेरे दोस्तों, तो एक विधि का नाम है आपके मॉन्टेसरी विधि। और ये विधियों की जब मैंने खेल विधियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको समझा दी थी कि मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत क्या क्या होता है। एक आती है खंडश लेखन विधि, खंडों में विभाजित करते हुए लिखना सिखाना, खंडश लेखन विधि। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी आपके लेखन कौशल की विधियां मानी जाएगी, इससे अतिरिक्त आपको कोई भी जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक आपकी आती है रूपरेखा विधि, रूपरेखा विधि, कोई एक आपके आती है अनुकरण विधि, अनुकरण विधि भी इसी के अंतर्गत मानी जाएगी। एक आपके आती है पेस्टालॉजी विधि, यह भी इसी के अंतर्गत मानी जाएगी। खेल विधि है पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी विधि, यह भी किसकी विधि मानी जाती है, तो यह भी आपके लेखन कौशल की क्या मानी जाएगी, आपके विधि मानी जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है। एक जैक्टोट विधि जो आपको मैंने पहले ही बताई थी, जब अपनी त्रुटियों का विश्लेषण खुद करते तो इस विधि को अपन इस विधि के नाम से जानते, तो ये भी आपके इसी की मानी जाएगी मेरे दोस्तों। एक आती है रेखा अनुकरण और एक आती है बिंदु अनुकरण। आप रेखा बना करके दोगे, बालक उसका अनुकरण करते करते क्या करेगा, सीख जाएगा, है ना। अपन छोटे बच्चों को सिखाते थे ना ऐसा, ये रेखा अनुकरण, ये इस तरीके से अलिखना सिखाना, रेखा अनुकरण। ऐसी की ऐसी एक और आती है बिंदु अनुकरण, जिसमें आप पॉइंट बना करके दोगे और उसका अनुकरण करना है। कौन सी विधि मानी जाएगी, तो कौन सी विधि याद रखोगे, बिंदु अनुकरण विधि। भाई विधि का नाम क्या है, तो विधि का नाम क्या याद रखोगे, बिंदु अनुकरण विधि मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। रेखा, इसके बाद में आती है आपकी प्रतिक्रिया आधारित विधि, और एक आती है नमूना विधि। प्रतिक्रिया आधारित विधि, नमूना विधि के मतलब एक स्केल बना होता है, उस स्केल के अंदर पेंसिल घुमा करके आपको लिखना है, इसको क्या कहा जाता है, आपके नमूना विधि। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह आपके लेखन कौशल की प्रमुख क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, विधियां कहलाएगी, या लेखन कौशल की महत्वपूर्ण क्या मानी जाएगी, आपके विधियां मानी जाएगी। आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। यह लिखाया जा सकता है दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है ना। चलिएगा, ये आपका कौन सा कौशल पूरा हो जाएगा, तो ये आपके कौन सा कौशल पहला हो जाएगा, आपके। ये आपको ये ध्यान रखना है।
आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न जो मैं एमसीक्यू में सही करूंगा कि बालक पहले कौन सी रेखा से लिखना सीखता है, आड़ी टेढ़ी रेखा से, सीधी रेखा से, तिरछी रेखा से, है ना। ये सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको अपन एमसीक्यू के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, सही करने का प्रयास करेंगे या उनको सीखने का अपन क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये बातें आपको किसके संदर्भ में याद रखनी है, तो किसके संदर्भ में याद रखनी है, ये बातें आपको लेखन कौशल के संदर्भ में याद रखनी है। दो कौशल आज अपन ने पढ़े हैं। एक कौशल तो आपका कौन सा पढ़ा था मेरे दोस्तों, एक कौशल जो पढ़ा था उसका नाम था वाचन कौशल। भाई क्या नाम था मेरे दोस्तों, एक कौशल जो पढ़ा था उसका क्या नाम था, वाचन कौशल। और एक कौशल जो अपन ने पढ़ा था उसका क्या नाम था, आपके लेखन कौशल। वाचन कौशल कितने प्रकार के होते, मौन वाचन, सस्वर वाचन, ये वापस दो दो प्रकार के होते। व्यक्तिक सामूहिक सस्वर वाचन होते, द्रुत और आपके गहन जो है मौन वाचन होता है। ये सारी जानकारी अपन ने इकट्ठी कर ली और लेखन कौशल के बारे में भी कर लिया। ये आपके कौशल कंप्लीट है ना। रिवीजन नहीं करवा पाया क्योंकि बोर्ड बंद हो गया था, तो सारी चीजें चली गई थी, लाइटें चली गई थी, उसकी वजह से तो इन्वर्टर इतना लोड ले नहीं था, पता नहीं डाउन है कि क्या, नहीं मुझे ही नहीं पता चलता है ना। आधी बार तो मैं इसीलिए भी लाइव नहीं लेता हूं कि ये सारी समस्याएं झंडे कौन पहले रिकॉर्ड करके दे दो ना। क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, बढ़िया लगी है तो कमेंट करके जानिए। 2-3 दिन आपको और सफर करना है शिक्षण विधियों का, शिक्षण विधियां आपकी कंप्लीट होने जा रही है, अंतिम चरण पर अपन बात कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रियाएं जरूर दे। और अभी तक जिन बच्चों ने ई बुक वगैरह नहीं ली वो टेलीग्राम पर जाकर के साइकोलॉजी की ई बुक ले ले, तब तक आपको शिक्षण विधियों की भी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।